हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज आपको हम दिखाने वाले हैं जो 2020 विज्ञान का पेपर था वो कैसा था। तो अगर आप 2021 में अगर परीक्षा देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की या हाई स्कूल किसी भी बोर्ड की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी तैयारी के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ जो कि कैसे प्रश्न आते हैं इसको आप देखकर बिल्कुल जान जाएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं बोर्ड के पेपर में। तो इसमें आपको गाइडलाइंस के अनुसार मैं बता दूं कि ये विज्ञान 2020 का पेपर है जो सेट 824 एनपी है। जो आप देखेंगे इस समय आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जो कि 15 मिनट में प्रारंभ में परीक्षार्थियों को केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक, विज्ञान पेपर में बल्कि नहीं, सभी पेपरों में 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलते हैं। यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के पूर्णांक आपका 17 नंबर का होता है। 30 नंबर आपके विद्यालय से आपको दिया जाता है प्रैक्टिकली तौर पर। ठीक, परीक्षार्थी को 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ये भी आप बात ध्यान देंगे। ठीक, आगे देखेंगे निर्देश के रूप में दिया गया है कि यह जो प्रश्न पत्र होता है 3 खंडों में विभाजित होता है, क, ख और ग में। क में आपका भौतिक विज्ञान, ख में रसायन विज्ञान और ग में आपका जीव विज्ञान होता है। ठीक ना। और सभी प्रश्नों में आपको 5 नंबर का खंड क, खंड ख, खंड ग में 5-5 नंबर का वो विकल्पी होता है। इसको आपको ट्रिक करना होता है और इसको सही उत्तर आपको प्रश्न पुस्तिका में लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको तीसरा नंबर में दिया है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न को एक साथ करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें खंड क आप लिख दिए तो खंड क के पूरे प्रश्न को हल कीजिए, और जब आप खंड ख करने जा रहे हो तो नए सिरे से नए पृष्ठ पर करना प्रारंभ कीजिए। ठीक, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और सभी प्रश्नों के सामने उसका उत्तर संख्या लिखा होता है, कितने नंबर का यह प्रश्न है। ठीक, और सभी प्रश्न स्वच्छता पूर्वक लिखना होता है, आप देखेंगे। और खंड क में अब स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। खंड क में आपको मिलता है भौतिक विज्ञान, जो कि फिजिक्स बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो इसमें इस प्रकार प्रश्न दिए होते हैं। जो आप प्रश्न देखेंगे, दिया है प्रश्न कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो यह जो होगा अवतल लेंस होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है यही पहला का ख नंबर देखेंगे, जो सभी प्रश्न 1 नंबर का होता है। इसमें बहुविकल्पी में आप देखेंगे कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? तो बैगनी रंग के लिए। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए होता है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक? तो आपका होता है बैगनी के लिए। ठीक, आगे देखेंगे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग का 4। ठीक ना। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होता है ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आपका दोनों करता है, तो इसलिए आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे आपका दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है और उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखे। तो व्यवहारिक उपयोग में आपका उत्तल दर्पण छोटी पुर्जाओं को देखने के लिए किया जाता है, और जो लैंप लगे होते हैं सड़क के किनारे उनके पीछे जो परावर्तक के रूप में किया जाता है, उसका प्रयोग हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक, आगे देखेंगे दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक ना। दूरदृष्टि दोष का निवारण उपयुक्त आपका उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे ग नंबर है 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस की किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आपको बता दें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। भैया बात ध्यान देंगे। तो इसका हो जाएगा P बराबर 1/F पर निकाल देंगे, जो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जो लेंस का क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता जो होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए जो प्रश्न दिया है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखे कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। ठीक ना। तो इसको 1/F बराबर 1/V + 1/U के सूत्र पर रखकर आप सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक, यह 3 नंबर का अथवा भी दिया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसका कारण क्या है, इसके निवारण की विधि कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अगला है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक ना, इसको भी आप लगाएंगे और बिल्कुल आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं इसको अगली वीडियो में आपको सॉल्व भी कराने वाला हूँ इसका प्रश्न। ठीक, या तो इसको कीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा के रूप में भी दिया है कि 220 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक, इसको कर सकते हैं। और 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जनित्र का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप अथवा करके कर सकते हैं। 2 बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सप्लाई लाइन में निर्गत धारा की गणना कीजिए। आप ध्यान देंगे जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, और जबकि आपका श्रेणी क्रम में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है। इसको आप ध्यान देखेंगे तो ये 7 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका प्रारंभ होता है खंड ख। खंड ख में आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को अध्ययन करना होता है। इसमें आप देखेंगे बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी में आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन को आप देखिए और जो आपको सही लगे उसको देखिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है, मतलब गलत है। उदासीन घोल के लिए कौन सा असत्य है, तो आप ध्यान दीजिए। आपको मैं एक पैमाना बता रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे 1 से 14 तक होता है पैमाना, और बीच में होता है 7। अगर 7 होता है तो विलयन होता है उदासीन, और 7 से कम होता है तो विलयन होता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो विलयन होता है क्षारीय। ये भी बात आप ध्यान देंगे। तो इसमें आप रखेंगे तो पीएच मान जिसका 0 होता है, जो आप देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन H+ के निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है, तो पीएच मान 7 जिसका है वह उदासीन के लिए असत्य है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक बांड CO का उपस्थित समूह है, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटोनिक के लिए CH3C बांड C डबल बांड O और CH3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखेंगे IUPAC नामकरण लिखना है, जो कि इसका IUPAC नामकरण करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित उपयोगिता का विवरण दीजिए, ये भी आपको दिया है। इसमें 2 नंबर का होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखिए, उसके 4 उपयोगिता कीजिए और उसका विवरण कीजिए। अगर आप इतना कर दे रहे हैं तो आपको एग्जामिनर द्वारा 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लीजिए, और जिंक सल्फाइड में जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। और अगला दिया है ख नंबर, दहन अभिक्रिया क्या है, और ख का दूसरा दिया है इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तो वहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक, धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो धातु और अधातु में अंतर लिखना होता है। काफ़ी ये सरल प्रश्न है, 2 नंबर का दिया है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इसका आप अंतर लिख दीजिए। ठीक, तो धातु क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती है। अधातु जो होती है विद्युत के सुचालक नहीं होती है। ठीक, धातु उष्मा एवं विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं, और अधातु उष्मा विद्युत दोनों की सुचालक नहीं होती है। ठीक, धातु आघातवर्धनी होती है, तन्य होती है। अधातु आघातवर्धनी और तन्य नहीं होती है। ठीक, धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। ठीक, धातु पर मोर्चा लगने को समझाइए। मोर्चा मतलब जंग लग जाना, जंग को कैसे खत्म किया जाता है, ये सब आप लिख सकते हैं गैल्वेनाइजीकरण विधि द्वारा। और कार्बन के चतुष्फल की प्रकृति को संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइए, ये आपको करना था। ठीक, आगे देखेंगे। आगे निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण और सजाती श्रेणी क्या है, सब आपको करना है। आप कर दे रहे हैं तो आपको इतना प्रश्न मिल सकता है। ठीक, खंड ग में आप देखेंगे, खंड ग में आपको बायोलॉजी को अध्ययन करना है। इसमें जीव विज्ञान आता है। मेंडल के अनुसार मटर के बने पौधे का जीन प्रारूप होता है, क्या होता है, तो इसमें TT कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल टी और स्मॉल t कैपिटल T, तो आपका कैपिटल T और स्मॉल t आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का
अध्ययन अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी, इथोलॉजी, बायोलॉजी और पैलियांटोलॉजी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर इथोलॉजी के साथ चला जाएगा। ठीक, और आगे देखेंगे, आगे है आपका जो आप देखिए घेगा रोग का नियमन करता है, कौन करता है? तो घेगा रोग आयोडीन के लिए आपका उपचार होता है, तो एड्रेनलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो हार्मोन नियंत्रण, श्वसन वृद्धि और जो कि आप तंत्रिकी नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज अणु और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट क्या उत्पाद बनाते हैं? आपका इसको आंसर देना है। और 10 का ख नंबर है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। पाचन में हमारी डायलिसिस क्रिया में अगर पाचन में जो अम्ल होते हैं वह किस प्रकार उपयोगी होते हैं, इसको लिखना है। 10 का ख नंबर जो कि 2 नंबर का है, यह बात ध्यान देंगे। अगला देखेंगे 10 का ग, क्वेश्चन नंबर 10 का ग, पादपों में जल तथा खनिज लवण के संवहन का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आपका आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का क देखेंगे, आकृति, आकार और रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद सभी मानव एक ही प्रजाति में रखे गए हैं, इसका कारण सहित स्पष्ट कीजिए। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है प्राकृतिक वर्ण पर और प्रतिवर्ती क्रिया पर। ठीक, और ख नंबर प्रश्न आपका दिया है, एकिलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए, अथवा परागकण की परिभाषा लिखिए और विभिन्न प्रकार के परागकण का नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्ण। और इसके बाद आपका लास्ट 12 नंबर होता है। 12 नंबर आपका 5 नंबर का होता है और 5 नंबर में आपको लिखना है। इसमें आप प्रश्न देखिए कैसा आता है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए किसी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो कि आपका हिंदी का ये देखेंगे तो हिंदी का पोर्शन है जनसंख्या जो आपका इससे लिखने को आता है हिंदी या इंग्लिश में, जो कि आपको बिल्कुल इसको लिख कर आना है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 5 + 2 = 7। 7 नंबर आपको मिलना है। अगर ये नहीं आपको आता है तो अथवा में भी इसमें दिया होता है, तो अथवा में पादप हार्मोन पर टिप्पणी कीजिए या परितंत्र पर। इन दोनों से अच्छा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करने की किसी विधि का विधियों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, जनसंख्या से क्या हानि है, क्या लाभ हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है और किसने प्रकार से जनसंख्या मानव परितंत्र को प्रभावित करती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही तैयारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।